नमस्कार दोस्तों, सत्येंद्र कुमार वर्मा, डीएलएड प्रवक्ता। आज हम डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नॉलेजेबल है, बहुत सारी जानकारियों से भरपूर है और आपके कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उपयोगी है, जैसे आप टीटी या सुपर टेट। ऐसा ये जो विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन, इंग्लिश में बोल सकते हैं न्यू इंडिवियर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए, अगर हम इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो हम दो पहलुओं को ध्यान में रखकर समझ सकते हैं। एक तो आधुनिक भारतीय शिक्षा पद्धति की व्यवस्था और प्राचीन भारतीय शिक्षा की व्यवस्था। अगर दोनों में तुलनात्मक अध्ययन कर देंगे तो इस विषय के बारे में बड़ा आसानी से हम समझ सकते हैं। कैसे समझ देखते हैं, चलिए। 1937 में वर्धा योजना आई थी, जो कि बुनियादी शिक्षा नीति से प्रेरित होकर वर्धा योजना प्रकाश में आई, जो महात्मा गांधी के प्रयास से ही सफल हुई। और इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण करना, शिक्षा से संबंधित प्रत्येक भारतवासी को साक्षर कराने की कोशिश करना, एक शैक्षिक नीति का निर्धारण करना। इसी से प्रेरित होकर 1944 में 1944 में, क्योंकि प्रत्येक प्रस्ताव आए हैं, हर वर्ष कुछ ना कुछ परिवर्तन होता आया है। विषय है अपना प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो इसमें कई सारे शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने विचारों की सहायता से भारतीय शिक्षा में परिवर्तन करने की कोशिश की, बल्कि नवीन आयामों को जोड़कर देखने की कोशिश की। इसी योजना के तहत ब्रिटिश इंडिया कंपनी का चूंकि राज था, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के ही एक योजना थी 1944 में, सार्जेंट योजना। जिसका प्रयास था कि प्रत्येक भारतवासी को, यानी कि इस योजना ने बताया अपने उद्देश्य के माध्यम से, जो शिक्षा से जुड़े ही थे। तो इस योजना ने बताया कि प्रत्येक भारतवासी को अगले 40 वर्ष, यानी कि आप जोड़ लीजिए 1944 और 40 जोड़ देंगे तो 1984 हो जाएगा। तो अगले 40 वर्षों तक सार्वजनिक योजना का उद्देश्य था कि प्रत्येक भारतवासी साक्षर हो, एजुकेटेड हो जाए। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की योजना थी। और इसी से प्रेरित होकर जब हमारा भारत देश आजाद हो गया, क्योंकि कोई भी योजना या कोई भी प्रस्ताव जब पारित होता है तो उसमें समय सीमा का निर्धारण होता है कि इस समय सीमा तक कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब आजाद हो गया और ठीक एक वर्ष बाद 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में राधाकृष्ण आयोग का गठन हुआ, जिसे हम अन्य नाम से भी जानते हैं, अर्थात भारत का पहला विश्वविद्यालय आयोग बना। तो उसको 1948 में पहला विश्वविद्यालय आयोग बना, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ये आयोग बना, और जिसका प्रयास था कि भारतीय शिक्षा में नया परिवर्तन कराना, यानी भारतीय शिक्षा में परिवर्तन कराने के साथ साथ में गतिशीलता लाना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा में नवीन आयामों को जोड़ने का जो प्रयास था, वो यहीं से इसी विश्वविद्यालय आयोग बनने के पश्चात से ही प्रारंभ हो चुका था। और इस प्रयास की जो गतिशीलता मिली, इस प्रयास योजना की जो गतिशीलता मिली, वो हमको देखने को मिला 1952, जो कि लक्ष्मण स्वामी मुदलियार पहला विश्वविद्यालय आयोग 1948 में बना, और इसी से प्रेरित होकर फिर से कुछ परिवर्तन हुआ, जो हमें देखने को मिला 1952 लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में। और इन्होंने मुदलियार आयोग का गठन किया। मुदलियार
मुदालियत आयोग का गठन किया। इसमें बहुत सारे उद्देश्य थे, ये बात हमको समझना जरूरी है। अगर हम इस आयोग के उद्देश्य को समझ लेंगे तो काफी कुछ हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये विषय उपयोगी है, ये विषय प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगा। तो 1952 लक्ष्मण स्वामी मुदालियत आयोग, मुदालियत ने जो आयोग बना वो आयोग का नाम था मुदालियत आयोग, और यही आयोग बाद में परिवर्तित होकर माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाने लगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बोला कि 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदालियत आयोग, इसमें कई सारे उद्देश्य थे, तो वो उद्देश्यों को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस प्रस्ताव में ऐसी कौन सी योजना या ऐसे कौन से प्रस्ताव या ऐसे कौन से नवीन आयाम जोड़े गए जहां पर भारतीय शिक्षा में परिवर्तन देखने को मिला। चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला उन्होंने शिक्षा से संबंधित उद्देश्यों का निर्धारण किया, और इसमें इन्होंने कहा कि 25% 25% माध्यमिक शिक्षा स्तर को व्यावसायिक रूप में परिवर्तन किया जाए। देखिए, बड़ा विषय है। हमारे डीएलएड के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वह बहुत सारा लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और माइंड में उनको सेव भी रहेगा। तो एक ऐसा विषय है जिसमें कई सारी उपयोगी बातें हैं। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। 1952 मुदालियत आयोग के जो उद्देश्य थे, तो उसमें पहला उद्देश्य था 25% माध्यमिक शिक्षा स्तर को व्यावसायिक रूप में परिवर्तन किया जाए, परिवर्तन कराने की कोशिश की जाए। यानी कि इन्होंने प्राथमिक स्तर की शिक्षा को उच्चतर शिक्षा में व माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन कराने की कोशिश की। और इनका जो दूसरा उद्देश्य था स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा पर जोर देना। हालांकि हम लोग आज देख रहे हैं स्त्री शिक्षा में काफी कुछ बढ़ावा मिल चुका है, और बल्कि स्त्री शिक्षा से संबंधित एकल विद्यालयों की भी व्यवस्था हो चुकी है। हम जैसा कि कह सकते हैं कि 2002-2003 में कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थापना हुई, जो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने का ही प्रयास था, जो हम लोग निरंतर देख रहे हैं। और इस तरह से कई सारी योजनाएं हैं जो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दे रही हैं। तो 1952 लक्ष्मण स्वामी मुदालियत आयोग के जो उद्देश्य थे, उसमें पहला उद्देश्य देखा आपने 25% माध्यमिक शिक्षा स्तर को व्यावसायिक स्तर के रूप में परिवर्तन किया जाए। दूसरा पॉइंट है स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है 1 से 3 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। प्राथमिक शिक्षा देना 1 से 3 वर्ष। ठीक है, इसमें बहुत सारे उद्देश्य हैं। आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो शायद कुछ पॉइंट्स निकल जाएंगे और कुछ पॉइंट्स हमारे माइंड में सेव रहेंगे। तो धीरे धीरे हम बात करते हैं। ये ऐसा योजना था जो भारतीय शिक्षा में कई तरीके से परिवर्तन देखने को मिला। तो अगले उद्देश्य पर प्रकाश डालते हैं। अगला उद्देश्य यानी कि नंबर 4 पॉइंट, हम लोग जनरली आज देखते हैं कि हमारे बच्चे जो है एडमिशन लेने जाते हैं, या हम भी पढ़ाई जब किए हैं तो 6 वर्ष के बाद में हम लोगों ने विद्यालय में प्रवेश किया। तो ये 6 वर्ष की नीति आई कहां से? ये 6 वर्ष की योजना लागू कब हुई?
तो वो 6 वर्ष की योजना जो विद्यालय में नामांकन कराने का ये जो योजना थी या प्रयास था, वो इसी योजना के अंतर्गत ही लागू हुआ था, यानी कि 1952 लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग। तो 6 वर्ष के पश्चात अभी इस बारे में हम लोग और समझेंगे कि ये 6 वर्ष कैसे आया, क्यों आया। तो 1952 लक्ष्मण स्वामी का ही प्रयास था, ये 6 वर्ष की जो प्रयास था ये लागू हो सका कि 6 वर्ष आयु के बाद में ही हम विद्यालय में प्रवेश करा सकते हैं, नामांकन करा सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए हम लोग आज के तौर पर देखते हैं कि जब हमारा